नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य सोम एक बार फिर से जी के मिरर चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि जो हम सब्जेक्ट पढ़ रहे थे वो इतिहास पढ़ रहे थे और इतिहास में जो प्रागैतिहासिक काल चल रहा था, प्रागैतिहासिक काल में भी हम पूर्वापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल पढ़ चुके थे। तो आज प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत जो हम मानव का उदय पढ़ेंगे। प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत मानव का उदय, कि मानव का उदय किस प्रकार हुआ। देखिए स्टूडेंट, जो मानव है, यहाँ से एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं कि जो मानव है ये कौन से वर्ग में रखा जाता है। मानव को रखा जाता है प्राइमेट वर्ग में। मानव को प्राइमेट वर्ग में एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बना है एसएससी वगैरह में भी कि जो मानव है इसे कौन से वर्ग में रखा जाता है, प्राइमेट वर्ग में। और यहाँ से ध्यान रखेंगे प्राइमेट वर्ग में भी और भी जीव हैं जिन्हें रखा जाता है, जैसे कि वानर, लंगूर और छुछुंदर। ये भी प्राइमेट वर्ग में शामिल है। अगर मानव की उत्पत्ति की बात करें, जो मानव की उत्पत्ति हुई है ये वानर से हुई है। मानव की उत्पत्ति वानर से हुई है। और कहाँ से? अफ्रीका महाद्वीप से जो मानव की उत्पत्ति हुई है और वो वानर से हुई है। और कौन से काल में? पीलियोस्टोनिक एपोच। पीलियोस्टोनिक एपोच, या हिंदी में बोल देंगे अभिनूतन काल। अभिनूतन काल। तो जो मानव की उत्पत्ति हुई है वो अभिनूतन काल में हुई है। कहाँ से? अफ्रीका महाद्वीप से। अब बात करते हैं, अगर भारत की बात करें तो भारत में जो मानव है उसके अस्थि पंजरों के जो साक्ष्य हैं वो कहीं से नहीं मिलते। भारत में जो मानव के अस्थि पंजर के साक्ष्य हैं, तो मानव के अस्थि पंजर के साक्ष्य कहीं से प्राप्त नहीं होते। लेकिन यहाँ से एक चीज़ ध्यान रखेंगे, तो भारत में मानव के अस्थि पंजर कहीं से प्राप्त नहीं होते, लेकिन यहाँ से क्या है, एक वानर के जीवाश्म मिले हैं, जिससे वर्तमान वानर है वो और मानव की उत्पत्ति हुई है या मानव का विकास हुआ है। तो भारत में मानव के अस्थिपंजर कहीं से नहीं मिलते, लेकिन जो भारत में जीवाश्म के प्रमाण मिले हैं वो मिले हैं शिवालिक पहाड़ी से। शिवालिक पहाड़ी से। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा गया है कि भारत में जो जीवाश्म के जो प्रथम प्रमाण मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं? शिवालिक पहाड़ी। और शिवालिक पहाड़ी जो हिमालय की सबसे निचली श्रेणी जो है उसे शिवालिक श्रेणी कहते हैं, जिसमें दून और द्वार घाटी पाई जाती हैं, जैसे देहरादून और हरिद्वार। तो शिवालिक पहाड़ी में जो जीवाश्म के प्रमाण मिले हैं, भारत में जीवाश्म के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। जीवाश्म के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। अब ये ध्यान रखें, यहाँ से जो शिवालिक पहाड़ी जीवाश्म के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, ये यहाँ से जो एक वानर है, और ये ऐसा वानर था जिससे वर्तमान वानर और मनुष्य या मानव की उत्पत्ति हुई। और जो ये वानर था इसे नाम दिया गया, क्या नाम दिया गया? नाम यहाँ से ध्यान रखें, इसे नाम दिया गया रामापिथिकस। तो भारत में जो सर्वप्रथम जीवाश्म के साक्ष्य मिले वो मिले कहाँ से? शिवालिक पहाड़ी से। और ऐसे वानर के साक्ष्य मिले जिससे वर्तमान वानर और मानव की उत्पत्ति हुई, और इसे नाम दिया गया रामापिथिकस। इसे नाम दिया गया रामापिथिकस। अब बात करते हैं जो सर्वप्रथम ऐसा वानर जो सीधा खड़ा होकर चलता था, तो वो कौन सा वानर था? तो ध्यान रखें, यहां से ऐसा वानर जो सीधा खड़ा होकर चलता था, जो सीधा
खड़ा होकर चलता था, खड़ा होकर चलता था। इसे नाम दिया गया क्या? ऑस्ट्रेलियोपिथिकस। इसे नाम दिया गया ऑस्ट्रेलियोपिथिकस। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ से भी, कि ऐसा वानर जो सर्वप्रथम सीधा खड़ा होकर चलता था, वो कौन सा वानर था? वो था ऑस्ट्रेलियोपिथिकस, ऑस्ट्रेलियोपिथिकस। और इसकी एक उपजाति थी, जो ऑस्ट्रेलियोपिथिकस है, इसकी एक उपजाति थी जिसका नाम था उपजाति। इसकी एक उपजाति थी जिसका नाम था, इसकी एक उपजाति थी जिनजैंथ्रोपस, जिनजैंथ्रोपस। इसकी जो एक उपजाति थी जिनजैंथ्रोपस। तो ये उपजाति जो थी, ये औजार बनाती थी। तो ये औजार बनाने का काम करती थी, ये वाली जाति जो थी औजार बनाती थी। तो कौन सी? मानव की कौन सी, या कौन सा वानर, ठीक है, हथियार बनाने के लिए प्रसिद्ध था या औजार बनाने के लिए? तो जिनजैंथ्रोपस। तो जिनजैंथ्रोपस जो ये औजार बनाती थी। अब बात करें, अब ऐसा आदि मानव जो सीधा खड़ा होकर चलता था, तो एशिया के जावा से सर्वप्रथम ऐसे मानव की हड्डी मिली। तो यहां से ध्यान रखें, एशिया के जावा से, एशिया के जावा से सर्वप्रथम ऐसे आदि मानव या होमिनिड, इंग्लिश में बोल देते हैं इसे होमिनिड, आदि मानव या होमिनिड की हड्डी प्राप्त हुई, जो सीधा खड़ा होकर चलता था, जो सीधा खड़ा होकर चल सकता था। और यहां से ध्यान रखिए, इसे नाम क्या दिया गया है? नाम इंपॉर्टेंट है, कि ऐसा सर्वप्रथम ऐसा आदि मानव जो सीधा खड़ा होकर चल सकता था, इसे नाम दिया गया क्या? होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस। इसे नाम दिया गया होमो इरेक्टस। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ। तो जो ये होमो इरेक्टस है, ये जावा मानव के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ, ये जावा मानव के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ। जो होमो इरेक्टस है, ये जावा मानव के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ। अब इसके होमो इरेक्टस के काफी वर्षों बाद एक गुफा से 40 जीवों के जीवाश्म मिले, 40 जीवों के जीवाश्म, 40 जीवों के जीवाश्म मिले। और स्थान जो था वो स्थान था पीकिंग स्थान से 40 जीवों के जीवाश्म मिले, और स्थान था पीकिंग, एक गुफा से। और इसे पीकिंग मानव या तो इसे पीकिंग मानव या सिनेंथ्रोपस इसे पीकिंग मानव या सिनेंथ्रोपस नाम दिया गया, जो ये था। और ये वाला जो आदि मानव था, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये आदि मानव जो था, ये आग जलाना जानता था।
ये आग जलाना जानता था। तो ऐसा आदि मानव जो आग जलाना जानता था वो था सिनेंथ्रोपस, आग जलाना जानता था। आग जलाना जानता था। अब बात करते हैं, एक जर्मनी का निएंडरथल स्थान था और वहाँ से मानव की खोपड़ी मिली, निएंडरथल घाटी। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि निएंडरथल जो घाटी है वो उसका संबंध कौन से देश से है, तो जर्मनी से। तो जर्मनी में एक निएंडरथल घाटी है, जर्मनी से, जर्मनी की निएंडरथल घाटी। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि निएंडरथल घाटी का संबंध कौन से देश है, तो जर्मनी से। यहाँ से भी मानव की खोपड़ी के साक्ष्य मिले और इसे जो यहाँ से मानव के आदि मानव के साक्ष्य मिले इसे कहा गया निएंडरथल मानव कहा गया, इसे निएंडरथल मानव कहा गया। और ये मानव जो था, ये जो मृतक व्यक्ति हैं, जो मृतक मानव था उनके प्रति संवेदनशील था, उनके प्रति संवेदनशील था। तो उनके प्रति संवेदनशील था और जो मृतक मानव थे उनका आदर करता था। जो मृतक मानव थे, जो निएंडरथल मानव था, उनका आदर करता था और जो मृतक मानव थे उनका जो अंतिम संस्कार करता था ये जो मतलब विधि विधान से करता था, आप पूजा पाठ वगैरह के साथ करता था, जो ये था निएंडरथल मानव। और जो निएंडरथल मानव से आधुनिक मानव, निएंडरथल मानव से आधुनिक मानव होमो सैपियंस की उत्पत्ति हुई है, होमो सैपियंस की उत्पत्ति हुई। जो निएंडरथल मानव है इससे जो आधुनिक मानव है होमो सैपियंस की उत्पत्ति हुई। और यहाँ से ध्यान रखें, जो कैरोलस लिनियस है उन्हें वर्गीकृत का जनक कहा जाता है। और जो ये होमो जो है, ये प्रथम शब्द जो है ये होता है वंश का नाम, और जो बाद वाला जो कैपिटल लेटर में लिखा जाता है और ये स्मॉल लेटर में, ये होता है जाति का नाम। तो अगर बात करें मानव जो है कौन से वंश का था, होमो वंश का था और सैपियंस जाति का था। और फिर इसकी कई उपजाति हुई हैं, जैसे क्रोमैग्नन। और ये एग्जाम में भी पूछा गया कि जो आधुनिक मानव है इसका पूर्वज कौन था, तो क्रोमैग्नन मानव, इसकी एक उपजाति थी क्रोमैग्नन मानव। और जो आधुनिक मानव है उसका जो पूर्वज था वो क्रोमैग्नन मानव था, आधुनिक मानव का पूर्वज। ठीक है। तो स्टूडेंट, हमने जो मानव के उदय से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने डिस्कस किए। मानव को कौन से वर्ग में रखा गया है, प्राइमेट वर्ग में रखा गया है। मानव की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, अफ्रीका महाद्वीप से हुई है, तो अफ्रीका महाद्वीप से हुई है। और जो सीधा खड़ा होकर चलने वाला वानर था उसे ऑस्ट्रेलोपिथेकस नाम दिया गया, और जो सीधा खड़ा होकर चलने वाला मानव था उसे जावा मानव या होमो इरेक्टस कहा गया है। और जो औजार बनाने वाला मानव था वो था जिंजेथल पिथ्रोकस। और जो तुम्हारा ये था आधुनिक मानव की जो उत्पत्ति हुई है वो निएंडरथल मानव से हुई है। ठीक है, जिसका जो आधुनिक मानव का नाम है होमो सैपियंस, जो वैज्ञानिक नाम है, और होमो वंश है और सैपियंस जाति। तो स्टूडेंट, ये तो पढ़ा हमने मानव का उदय। अब बात करते हैं हम ताम्रपाषाण काल की। ताम्रपाषाण काल का मतलब है, ताम्र मतलब तांबा और पाषाण मतलब पत्थर।
जो ताम्र पाषाण काल के अंतर्गत हम 4 संस्कृति के विषय में पढ़ेंगे। चार संस्कृति के विषय में, तो ताम्र पाषाण काल के अंतर्गत हम 4 संस्कृति को पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट है और यहाँ से एग्जाम में भी क्वेश्चन बनते हैं। जो मालवा संस्कृति है ये मध्य प्रदेश के आसपास का क्षेत्र था। जो मालवा संस्कृति थी नर्मदा घाटी क्षेत्र में थी, उसके आसपास का क्षेत्र था। और जो यहाँ से क्या हुआ, सर्वप्रथम क्या हुआ, ताम्र पाषाण का साक्ष्य मिला। ताम्र पाषाण का साक्ष्य मिला। अब जो ये गणेश्वर संस्कृति है ये राजस्थान में थी, राजस्थान राज्य में, और इसे बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये वाली संस्कृति जो थी ये बनास नदी के किनारे स्थित थी। इसे बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है, बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये बनास जो थी नदी थी राजस्थान की और उसके नदी के किनारे स्थित ये संस्कृति थी। आहार संस्कृति की बात करें, ये भी राजस्थान में थी, राजस्थान, और यहाँ से तांबे का भंडार मिला था। यहाँ से तांबे का भंडार मिला था और इसे ताम्रवती संस्कृति भी कहा जाता है। और जो ताम्रवती और गिलुंड कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। गिलुंड जो आहार संस्कृति का केंद्र थे वो ताम्रवती और गिलुंड दोनों आहार संस्कृति का केंद्र थे। और जो जारवे संस्कृति थी ये महाराष्ट्र में थी, इसका जो केंद्र था वो महाराष्ट्र था। और यहाँ के जो जारवे संस्कृति के अंतर्गत 2 महत्वपूर्ण स्थल हैं, एक दैमाबाद, यहाँ से क्या, दैमाबाद से क्या, तांबे का रथ मिला है, तांबे का रथ, और यहाँ से मिट्टी के बड़े बड़े चूल्हे भी मिले हैं और 5 मकान मिले हैं जिनकी किलाबंदी हुई थी। और दैमाबाद इंपॉर्टेंट है, यहाँ से तांबे का रथ मिला है। और इमाम गांव से मातृ देवी की प्रतिमा मिली है। मातृ देवी की प्रतिमा मिली है जो इमाम गांव है। महाराष्ट्र और दैमाबाद ये भी दोनों महाराष्ट्र में, और जो जारवे संस्कृति का केंद्र था वो महाराष्ट्र था। तो जो ताम्र पाषाण काल के अंतर्गत हम 4 जो महत्वपूर्ण संस्कृतियां उन्हें ध्यान रखेंगे। मालवा संस्कृति, ताम्र पाषाण का सर्वप्रथम साक्ष्य यहाँ से मिला। और जो मालवा संस्कृति है मध्य प्रदेश के आसपास थी। गणेश्वर संस्कृति, इसका संबंध राजस्थान से है और इसे बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये बनास नदी के किनारे स्थित थी। आहार संस्कृति की बात करें, ये भी राजस्थान में थी और यहाँ से तांबे का भंडार मिला है और इसे ताम्रवती संस्कृति भी कहा जाता है। और गिलुंड जो था आहार संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। और जारवे संस्कृति के अंतर्गत बात करें, जो जारवे संस्कृति थी महाराष्ट्र से था इसका संबंध, और ये यहाँ से 2 महत्वपूर्ण स्थल हैं इसके अंतर्गत, जारवे संस्कृति के अंतर्गत। दैमाबाद, यहाँ से तांबे का रथ मिला है, और इमाम गांव, यहाँ से मातृ देवी की मूर्ति मिली है। और मैंने पीछे भी बताया था जो मातृ देवी हड्डी से निर्मित मातृ देवी की मूर्ति मिली है वो मिर्जापुर से मिली थी, बेलन नदी घाटी क्षेत्र मिर्जापुर से। तो स्टूडेंट मेरे हिसाब से जो ये थोड़ा टिपिकल टॉपिक है, लेकिन इससे एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं और ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जो स्टूडेंट छोड़कर आते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से आपकी समझ में आया होगा और जो यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे वो 100% आपके ठीक होंगे। आइए अब देखते हैं कुछ प्रमुख घाटी हैं, उन घाटी से भी क्वेश्चन बनता है कई बार कि कौन सी घाटी का संबंध किससे है। एक है तुम्हारी सोहन नदी घाटी, सोहन नदी घाटी, इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध है पाकिस्तान से, ये भी इंपॉर्टेंट है। जो सोहन नदी घाटी है ये कहाँ पर है? पाकिस्तान। एक है बेलन नदी घाटी, बेलन नदी घाटी, इसका संबंध कहाँ से है?
ये है उत्तर प्रदेश। पिछली वीडियो में भी जिक्र किया था, जो बेला नदी घाटी क्षेत्र है ये मिर्ज़ापुर में है। एक है कोर्तलियार घाटी, कोर्तलियार घाटी, कोर्तलियार घाटी, लियार घाटी, इसका संबंध है तमिलनाडु से, तमिलनाडु। तो कोर्तलियार घाटी तमिलनाडु से। एक है बनास घाटी, बनास घाटी, इसका संबंध है राजस्थान से, राजस्थान से। और नर्मदा घाटी, नर्मदा घाटी, इसका संबंध है तुम्हारा मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश से। तो ये प्रमुख घाटी थी, ये भी एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। तो स्टूडेंट मेरे हिसाब से जो आज का टॉपिक है थोड़ा टिपिकल टॉपिक था, लेकिन मैंने भरपूर समझाने की कोशिश की है। लेकिन अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो धन्यवाद स्टूडेंट। फिर से इतिहास के क्रम में अगला वीडियो लेकर फिर से उपस्थित होंगे। थैंक यू।